चलो, हमने कल चैप्टर स्टार्ट किया था आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट कब आया है? 1996। ठीक है, आर्बिट्रेशन में अभी हमने सब समझा कि आर्बिट्रेशन, मीडिएशन और कंसिलिएशन तीनों एक ही चीज है। अल्टीमेटली तीनों एक मीडिएटर बिठा के अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व करते हैं, बट सबके प्रोसीजर्स डिफरेंट है। जब हमने इस एक्ट का ऑब्जेक्ट समझा, तो बच्चे इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है? amend and consolidate law relating to domestic arbitration, इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रेड या इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन और फॉरेन अवार्ड को एनफोर्स करना। अब ये पूरा एंटायर लॉ हमारे कौन से मॉडर्न लॉ से आया है? यूनिसिट्रल, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑफ इंटरनेशनल कमीशन। चलो, हमने कुछ टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन पढ़े थे, पर ये टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन कौन से हैं? नहीं है? क्या नहीं है? ओल्ड बुक में नहीं है। ठीक है, तो कल पढ़े थे लेकिन याद नहीं है? याद है। तान्या, टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन। अच्छा, नंदिनी? हाँ, आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये हमने 4 टाइप्स पढ़े थे। एडहॉक में था कि कोई भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इसका नहीं है, दिस इज हैंडल्ड बाय एनी इनफॉर्मल प्रोसीजर जो कि डिसाइडेड बाय द पार्टीज होता है। ठीक है, अगर डोमेस्टिक देखे तो इंडिया में जो आर्बिट्रेशन है, अगर इंटरनेशनल देखे तो दूसरे नेशनैलिटीज का जैसा आर्बिट्रेशन प्रोसीजर होगा। और आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस जो हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने हमें बना के दिए हैं। फिर हमने कुछ आर्बिट्रल प्रोसेस पढ़े थे कि असेंशियल्स क्या है आर्बिट्रल प्रोसेस के। नुपुर, क्या असेंशियल्स हैं? वेन्यू, वेन्यू ऑफ आर्बिट्रेशन, लैंग्वेज, नंबर ऑफ आर्बिट्रेशन, लॉ कौन सा यूज होगा, और कॉस्ट। फर्स्ट वाला क्या था? सीट। सबसे पहले सीट ऑफ आर्बिट्रेशन, तो आपस में पार्टीज डिसाइड कर सकते हैं कहां पे बैठ के हमको अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व करना है। प्लेस, तो जहां उसका जुरिस्डिक्शन होगा। वेन्यू भी। अब लॉ, तो इंडियन लॉ जो अग्रीमेंट में आपका कवर्ड होता है वो अग्रीमेंट के हिसाब से हम लॉ लेंगे। उसके बाद क्या था? लैंग्वेज, जो पार्टीज को समझ आएगी लैंग्वेज वो यूज कर सकते हैं म्यूचुअल कंसेंट से। नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर भी म्यूचुअल पर डिसाइडेड, एक सजेशन है कि हमेशा ऑड नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स रखो। और क्या है? कॉस्ट। कॉस्ट जैसे जैसे आर्बिट्रल प्रोसीजर्स की आएगी वो हम डिसाइड करके उनको पे करेंगे। अच्छा, ये डिसाइड भी बाद में होता है कि जो हारता है वो सारी कॉस्ट पे करता है, या फिर म्यूचुअली पे करते हैं, या फिर प्रोपोर्शनेटली पे करते हैं। ये भी एज पर पार्टीज है, जैसे उनको डिसाइड करना हो। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ी थी। आर्बिट्रेशन क्या है? वेदर और नॉट एडमिनिस्ट्रेड बाय द परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस, मतलब या तो आप अपना प्राइवेट प्रोसीजर ले लो या फिर हमारे कोर्ट का प्रोसीजर ले लो। उसके बाद आर्बिट्रेटर क्या होते हैं? बता रही हूं, बता दिशा, क्या होते हैं? रिजॉल्व करते हैं, और ये म्यूचुअल कंसेंट से आता है, और उसका भी कंसेंट चाहिए दैट ही हैज टू एक्ट एज एन आर्बिट्रेटर। बच्चों, इसको मैंडेट भी बोलते हैं। एनी पर्सन हु इज ऑथराइज्ड टू एक्ट एज एन आर्बिट्रेटर इज नोन एज द वर्ड एज मैंडेट। ठीक है, हम आगे वर्ड देखेंगे। तो मैंडेट का मतलब है एनी पर्सन हु इज ऑथराइज्ड टू एक्ट एज एन आर्बिट्रेटर। ठीक है, उसके बाद फिर हमने ये भी पढ़ा था आर्बिट्रेशन की डेफिनेशन में कि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, उसको हमेशा वो इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, अब आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन हमने देख लिया जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देंगे। अब कोर्ट की डेफिनेशन, कोर्ट की डेफिनेशन लिखो, एक वो स्टिकी नोट लगाओ। चलो, मैं तुमको भेज दूंगी। ठीक है, मुझे याद दिलाना, रुक जाओ
एक चार्ट बनाना पड़ेगा, तो वो बड़ा छोटा है कि नहीं वो मुझे याद करना पड़ेगा। लगा दिया है क्या स्टिकी नोट? ठीक है बनाओ। अच्छा, एक कोट होता है, एक सेकंड में निकाल लेते हैं। हाँ ये रहा। एक डोमेस्टिक कमर्शियल आर्बिट्रेशन और एक इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। हो जाएगा स्नेहा इतने में। चलो जल्दी बनाओ। एक डोमेस्टिक है और एक इंटरनेशनल है। डोमेस्टिक में तीन चीजें हैं, प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, हाई कोर्ट, एंड एक्सक्लूड सिविल कोर्ट ऑफ इंफीरियर टू प्रिंसिपल कोर्ट एंड स्मॉल कॉजेस कोर्ट। जल्दी बनाना, 5 सेकेंड्स है तुम्हारे पास। कब से स्क्रीन में चालू है वो? जल्दी। कल यही डेफिनेशन पढ़ी थी, अब वो चार्ट फॉर्म में हो गई तो इजी हो जाएगी। भूमिका कल नहीं आई थी ना? डन। 5। इतना छोटा सा है बनाने में, नीचे का थोड़ी लिखना है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। 5, 4, 3, 2, आई गेस सब ये लिख रहे होंगे ओनली हाई कोर्ट हैज द जुरिस्डिक्शन, है ना? तो बस 1। डन। जल्दी करो बच्चों। अब हो गया सबका, सब स्टिकी नोट ही स्टिक कर रहे हैं। चलो अब इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन हमने पढ़ा है, एनी इंडिविजुअल, एनी बॉडी कॉर्पोरेट या फिर एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या एसोसिएट्स शैल बी आउटसाइड इंडिया या एनी कंट्री अदर देन इंडिया। इसमें हम कवर कर रहे हैं फॉरेन गवर्नमेंट को भी, ठीक है? तो अगर पूछ ले इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन यानी कि एक पार्टी जो कि इंडिया में है, अगर वो किसी के साथ अग्रीमेंट में आती है जो कि बाहर है, कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसा कंपनी या फिर कोई ऐसा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या फिर कोई फॉरेन गवर्नमेंट। जी टू हियर अपील्स फ्रॉम डिक्रीज ऑफ द कोर्ट सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से जो छोटे कोर्ट्स हैं उसकी अपील किसके पास जाएगी? हाई कोर्ट के पास। तो वही बोल रहे हैं कि अगर आप इंटरनेशनल कमर्शियल लेके आओ तो डायरेक्टली किसके पास जा रहे हो? हाई कोर्ट के पास, मतलब किसी सबऑर्डिनेट के पास नहीं जा रहे। जनरली सबऑर्डिनेट कोर्ट्स अपनी अपील लेके जाते हैं हाई कोर्ट के पास। तो आर्बिट्रेशन के लिए हमने कोई सबऑर्डिनेट, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के लिए हमने कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट नहीं बताया, आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जाओ, ठीक है? आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, बच्चे क्या पढ़ा था आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में?
एक सबसे पहली बात नम्रता बता रही है, बताओ। कंप्लीट अग्रीमेंट साइन बाय द पार्टी, एज एन अग्रीमेंट होगा। या तो आप प्रॉपर अग्रीमेंट कर लो, तो अग्रीमेंट की डेफिनेशन में क्या बोलते हैं, दो पार्टीज के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ जिसमें ये पॉइंटर्स लिखे हों कि एक पर्सन का क्या क्लेम होगा, एक पर्सन का क्या डिफेंस होगा। वो पूरा अग्रीमेंट इंटायरली साइन बाय द पार्टीज होना चाहिए। पर अगर आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, उसमें भी अगर आपने एक आर्बिट्रेशन क्लॉज डाल दिया है तो भी वो रेफर करेगा कि आपने कंप्लीट एक आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट किया है। ठीक है, अब मुझे एक क्वेश्चन बताओ कि सपोज अग्रीमेंट नल एंड वॉइड है, हमने कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े हैं, वॉइड होते हैं। ठीक है, कोई ऐसी बात माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। पर उसमें एक आर्बिट्रेशन क्लॉज है, अगर वो आर्बिट्रेटर के पास अपना अग्रीमेंट लेके आते हैं तो आर्बिट्रेटर बोलेगा तुम्हारा अग्रीमेंट वॉइड है, इसमें कुछ अगर तुम्हारे बीच डिस्प्यूट भी हुआ है तो अग्रीमेंट क्या है, वॉइड है। पर उसमें जो आर्बिट्रेशन क्लॉज है वो भी वॉइड हो जाएगा क्या? आर्बिट्रेशन एक्ट के हिसाब से वो क्लॉज को हम वॉइड नहीं मानेंगे, वो आपका एक सेपरेट क्लॉज है। अभी डेफिनेशन में पढ़ा कि एक जब आप एक अग्रीमेंट में क्लॉज डाल रहे हो तो उसको भी हम क्या डिफर करते हैं कि एक कंप्लीट अग्रीमेंट आपने किया है, तो हम उस क्लॉज को कभी भी नल एंड वॉइड नहीं बोलेंगे क्योंकि उसका स्पेसिमेन डिफाइंड है। यही स्पेसिमेन तुम भी कभी अग्रीमेंट बनाओगे, यही स्पेसिमेन डालोगे जो हमने आर्बिट्रेशन क्लॉज पढ़ा था। ठीक है, तो हम उस क्लॉज को नल एंड वॉइड नहीं डिक्लेयर करते, हम कॉन्ट्रैक्ट को डिक्लेयर कर देते हैं और उसके बाद जिसके क्लेम्स है, जिसके डिफेंस है, वो क्लियरली अनाउंस कर देते हैं एज एन अवार्ड। ठीक है, अब आ जाते हैं पार्ट टू रेफर टू आर्बिट्रेशन वेयर देयर इज एन आर्बिट्रेटर अग्रीमेंट। इसमें हमने पढ़ा था अगर आप कोर्ट के पास जाते हो, दो पार्टीज है, उनके बीच में डिस्प्यूट है, वो किसी कोर्ट में अपना अग्रीमेंट लेके जा रहे हैं कि इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करो, उसमें अगर आर्बिट्रेशन क्लॉज है या वो इंटायरली एक आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है तो कोर्ट के पास पावर है दैट ही शुड रेफर द एंटायर केस टू द आर्बिट्रेशन। फर्स्ट सब्सटेंस अगर आप कोर्ट के पास लेके आओगे तो वो आपका ये एंटरटेन नहीं करेगा, वो डायरेक्टली किसको दे देगा, आर्बिट्रेशन को। और उसके पास पार है कि प्राइमा फेसी अग्रीमेंट से ही दिख रहा है कि उसमें आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट किया हुआ है, तो सबसे पहले से कौन रिजॉल्व करेगा, आर्बिट्रेशन। उसके बाद अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप कोर्ट के पास आ सकते हो। Subsection 3, Subsection 3 that notwithstanding that an application has been made under subsection 1 that the issue is pending before the judicial authority, arbitration may be commenced or continued and an arbitral award made। अभी आप कोर्ट के पास ले गए मैटर, ठीक है, कोर्ट ने आर्बिट्रेशन क्लॉज को भाई इधर नहीं है, नीचे तो नहीं रखी। 8 सबसेक्शन 1 में क्या पढ़ा, जुडिशियल अथॉरिटी के पास लेके जाओगे कि एक एक्शन है जो हमको लेना है, जुडिशियल अथॉरिटी ने क्या बोला, ये एक्शन मैं नहीं लूंगा, कौन लेगा, आर्बिट्रेटर। अब वो बोल रहा है कि अगर आप एप्लीकेशन सबसेक्शन 1 में लेके गए, ठीक है, एंड द इशू इज पेंडिंग बिफोर द जुडिशियल अथॉरिटी, अभी आपका इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है, पेंडिंग है, तो भी वो रेफर कर सकते हैं आर्बिट्रेशन को और आर्बिट्रेशन अवार्ड जो आएगा वो एज एन प्रॉपर ऑर्डर डिक्लेयर किया जाएगा। जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, हमारे केस में कौन थे कल, नुपुर एंड अंशिका, ये अंशिका है ये नुपुर है, इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अब रिजॉल्व करने के लिए डिस्प्यूट ये आ गए कोर्ट, ठीक है, कोर्ट ने हियरिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है, कोर्ट पार है उनके पास कि वो रेफर करेंगे आर्बिट्रेशन को कि इसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज है, आप क्या कर दो, इसका मैटर आप रिजॉल्व करो। सपोज कोर्ट ने वो आर्बिट्रेशन क्लॉज को इग्नोर किया और नहीं दिया, ऐसे चांसेस आ सकते हैं कि कोर्ट रेफर ना करे आर्बिट्रेशन को और हियरिंग स्टार्ट कर दे, ठीक है, हियरिंग स्टार्ट करते टाइम अभी जुडिशियल प्रोसीडिंग खत्म नहीं हुई, कोई ऑर्डर नहीं आया, ड्यूरिंग द प्रोसीजर उसको रियलाइज हुआ अरे इसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज है, इन लोगों को तो आर्बिट्रेटर के पास जाना चाहिए, तो वो रेफर कर देगा वहां पे और तभी भी आर्बिट्रेशन जो भी अवार्ड आएगा उसको हम एज एन प्रॉपर ऑर्डर डिक्लेयर करेंगे कि आपकी तब जो प्रोसीडिंग्स हुई वो आप प्रॉपरली दोबारा कंटिन्यू करो या फ्रेशली स्टार्ट करो, चलेगा। तो अब जब लॉ पढ़ते हो बेटा वो हर चीज की क्लैरिटी देगा, तो उसने ये क्लैरिटी दे दी कि कोर्ट रेफर करेगा, कभी बाय चांस अगर कोर्ट ने रेफर नहीं किया और जुडिशियल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी तभी भी हम बोलेंगे कि आप आर्बिट्रेशन के पास जाओ,
क्योंकि आपकी जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही थी, वहीं से कंटिन्यू होगी किसके पास, आर्बिट्रेशन के पास, या फ्रेशली स्टार्ट करो, और वो जो अवार्ड आएगा वो फाइनल आपका ऑर्डर रहेगा। चलो अब आ जाते हैं इंटरम मेजर्स बाय द कोर्ट। कोर्ट कुछ ना कुछ इंटरम मेजर्स दे सकता है। कैसे, अगर आपके आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, अब आपको बीच में कोर्ट की हेल्प लग रही है, तो इसमें आप कोर्ट के इंटरम मेजर्स ऑर्डर्स ले सकते हो। कौन कौन से, सबसे पहले गार्जियन अपॉइंट करना फॉर एन माइनर एंड अनसॉइंड माइनर। अब आपको कोई डॉक्यूमेंट्स का प्रिजर्वेशन कराना है तो कोर्ट का ऑर्डर लेके आओ, कुछ भी इंस्पेक्शन कराना है, सर्च वारंट चाहिए तो वो आप कोर्ट से लेके आओ। और एक और पॉइंट है कि अगर कोई अमाउंट को डिपॉजिट कराना है या सिक्योर कराना है तो उसके लिए भी आपको कोर्ट का ऑर्डर लगेगा। जब पुलिस ऑफिसर को भी कोई एक्शन लेना होता है तो सबसे पहले वो कोर्ट जाते हैं, इवन बेलेबल बनाने के लिए भी, वारंट बनाने के लिए भी, तो हमारे आर्बिट्रेटर को भी एक बार कोर्ट से ये चीजें लेनी पड़ेंगी। फिर हमने पढ़ा था नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स, तो भाई हर आर्बिट्रेटर ऑड नंबर आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट रखे, ऐसा हमारा लॉ बोलता है। तो और अगर आप एक सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर रहे हो, आपने अपने अग्रीमेंट में लिख लिया तो चलेगा, नहीं कर पाए तो हमारा लॉ बोलता है एक पार्टी आर्बिट्रेटर अपॉइंट करे, एक दूसरी पार्टी आर्बिट्रेटर, और दोनों आर्बिट्रेटर्स मिलके एक आर्बिट्रेटर, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रिसाइडिंग या प्रीसीडिंग आर्बिट्रेटर। इसमें हमने नेशनैलिटी पढ़ी है, कोई भी नेशनैलिटी के हो सकते हैं आर्बिट्रेटर्स। प्रोसीजर पढ़ा है कि भाई आप अपना फ्रीली अपना प्रोसीजर बना सकते हो, नहीं बना पाओगे तो हमारा फॉलो कर लो जो अभी मैंने बता दिया, ठीक है। डेजिग्नेशन ऑफ आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने किसी भी एक कोर्ट रूम को डेजिग्नेट दे दिया है कि ये एक आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन है। फेलर टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर, अगर आप नहीं अपॉइंट कर पाए तो कोर्ट के पास आ जाओ, वो आपको एक अपॉइंट करके दे देंगे। फेलर टू अग्री ऑन द आर्बिट्रेटर अंडर सेक्शन, ये तभी भी प्रोविजंस जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बोलेंगे वो आप फॉलो कर लो और फिर अपने लिए एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करा लो। फिर फेलर टू फॉलो द प्रोसीजर अग्रीमेंट एंड फंक्शंस, अगर कोई एक पार्टी या आर्बिट्रेटर या एनी अदर पर्सन आपने जो प्रोसीजर डिसाइड किया था वो फॉलो नहीं कर पाए तो आप कोर्ट के पास आओ, वो आपका मैटर सॉल्व करेंगे। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बताएंगे कि कैसे ये मैटर को रिजॉल्व कराना है। डिस्क्लोजर फ्रॉम द आर्बिट्रेटर, जब भी आप एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे तो उसकी ड्यूटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको दो डिस्क्लोजर देने, एक तो अपना क्वालिफिकेशंस और अपनी इम्पार्शियलिटी और इंडिपेंडेंसी, ठीक है। तीनों चीजें उसको डिस्क्लोज करनी कि मेरा इस मैटर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मेरा कोई किसी भी पर्सन से पास्ट रिलेशन है। अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर इन एन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेटर, तो एक तो हमारे इंडिया का होगा, दूसरा दूसरी नेशनैलिटी का हो सकता है। अगर आप ये भी नहीं अपॉइंट कर पाए तो हाई कोर्ट के पास जाके अपॉइंट करा लो। डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट में क्या पढ़ा था, चीफ जस्टिस ऑफ द डिफरेंट हाई कोर्ट्स और द डेजिग्नेटेड डिफरेंट हाई कोर्ट्स और द, मतलब कोर्ट के पास पार है कि वो किसी भी हाई कोर्ट को, किसी भी नॉर्मल कोर्ट को डिक्लेयर कर सकता है, डेजिग्नेट कर सकता है कि एक आर्बिट्रेटल इंस्टीट्यूशन रहेंगे। रेफरेंस ऑफ द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कभी भी वो कोई भी मैटर रेफर कर सकते हैं। लिमिटेशन पीरियड फॉर अपॉइंटमेंट, पहले तो 30 डेज में आप अपॉइंट कर लो, नहीं कर पाए तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो कितने दिन में देंगे आपको, 60 डेज में। फीस एंड मैनर एज डिसाइडेड बाय द प्रोविजंस और द कोर्ट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ग्राउंड्स ऑफ चैलेंज, ग्राउंड्स फॉर चैलेंज, ये लास्ट पॉइंट आई गेस प्रशंसा ये स्किप हो गया होगा तुम्हारा, हाँ यही। चलो इसमें क्या पढ़ा था बच्चे, जब हम भी कोई भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं तो हमें कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। कुछ हमें चैलेंजेस आ सकते हैं जो हम प्रॉपर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर नहीं कर पाए। तो वो चैलेंजेस क्या है कि जब भी आप अपने आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया, हो सकता है उसका कोई ना कोई रिलेशनशिप हो सकता है उसका कोई ना कोई इंटरेस्ट उस मैटर में हो सकता है वो इम्पार्शियल रहे, बायस्ड रहे, हो सकता है वो क्या करे, अपनी इंडिपेंडेंसी वहां पे नहीं दिखाए। दूसरा है कि लाइकली टू अफेक्ट हिज एबिलिटी टू डिवोट सफिशिएंट time to the arbitration, particularly his ability to complete the entire arbitration within a period of 12 months। ये क्या है, जैसे प्रोसीडिंग स्टार्ट की, ठीक है, एक आर्बिट्रेटर इन लोगों की थी स्नेहा अब लटका रही है इनको, आज नहीं मिलेंगे कल मिलेंगे, आज कोर्ट बंद है, इन दोनों को आए दिन लटका रही है, ठीक है, नहीं टाइम दे रही है प्रॉपरली, या तो बार बार बोल रही है तुम ना ये डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, तुम ना वो डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, तो ये क्या कर रही है, सफिशिएंट टाइम डिवोट नहीं कर रही है, हमारे चक्कर जरूर लगवा रही है पर हमको टाइम डिवोट, तो ये एक चैलेंज है जहां इनको डाउट हो जाएगा यार गलत आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया है, बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है, मुझे नहीं लगता हमारा 12 महीने में ये मैटर रिजॉल्व हो पाएगा, क्योंकि हमको टाइम दिया, आर्बिट्रेशन एक्ट में बोलता है 12 महीने में आपका कंप्लीट आर्बिट्रेशन खत्म हो जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंशन आपको कोर्ट से मिल सकता है 6 महीने और का,
उससे ज्यादा नहीं, इतने टाइम पीरियड में आप अपना मैटर को रिजॉल्व करो। वो 6 महीने का एक्सटेंशन भी अभी लॉ में पढ़ेंगे, वो भी विथ रिकॉर्ड्स रीजंस होने चाहिए कि और देखना है, एक्सपर्टीज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इसलिए 6 महीने और कोर्ट आपको देता है। तो हमने दो चैलेंजेस पढ़े कि उसकी क्वालिफिकेशन, इम्पार्शियलिटी, इंडिपेंडेंस को लेके उनको डाउट हो सकता है, उसका कोई ना कोई पास्ट रिलेशनशिप या इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर हो सकता है। दूसरा, वो सफिशिएंट टाइम हमको नहीं दे कि हम ये मान ले कि इंटायर प्रोसीजर 12 महीने में खत्म, वो इतना डिवोटेड पर्सन नहीं है। ये दो डाउट हो गए। अगर आपको ये चैलेंजेस फेस करने आ गए तो आप कोर्ट के पास आओ, आप बताओ कि देखो हम इसका ना कोई इंटरेस्ट है, हमारी प्रोसीडिंग चालू हो गई थी, हमको अब पता चला है हमको इसको इससे आगे काम नहीं कराना है। ठीक है, ये दो चैलेंजेस को लेके आप कोर्ट के पास आ सकते हो। अब इसी के जस्ट नेक्स्ट पॉइंट था चैलेंज प्रोसीजर। ठीक है, इसमें कहां पे डाउट है? दो पॉइंट समझ आ गए प्रशंसा? तो पढ़ के आना चाहिए ना बेटे। एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2 में क्लियरली बोला है कि जिस फॉर्म में आप कोर्ट को बोलोगे कि हमको ये चैलेंजेस फेस करने, फर्स्ट वाले में 5th शेड्यूल यूज करो, सेकंड वाले में 6th शेड्यूल यूज करो। इस शेड्यूल में आपका पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है कि कैसे आपको कोर्ट में सबमिट करना है कि हमको ना ये दो चैलेंजेस फेस करने में प्रॉब्लम हो रही है, आर्बिट्रेटर के साथ ये दिक्कत हो रही है जिसमें ये दो चैलेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, चलो उसके बाद आ जाते हैं हम, ये हमने पढ़ा था। देखो जैसे फर्स्ट केस, इन दिस केस रिवोकेशन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द आर्बिट्रेटर वाज सॉट बाय द रिस्पोंडेंट एप्लीकेंट्स बिफोर हाई कोर्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ बायस ऑन द पार्ट ऑफ द arbitrator. It was stated that reasonable apprehension of bias or likelihood of the bias in the mind of either party is a ground for termination of arbitrator. इस केस में क्या बोल रहे हैं? एक पर्सन है, एक डिफेंडेंट, एक रिस्पोंडेंट होता है और एक एपेलेंट होता है। तो जो रिस्पोंडेंट था उसको लग रहा था ये बड़ा बायस हो रहा है, ठीक है, और उसके दिमाग में ये चीज आ गई थी कि ये ना बार बार पैसे को लेके एक पार्टी के साथ बायस हो रहा है। उसने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन डाल दी कि ये दो ग्राउंड्स हैं। ठीक है, पहला वाला था पास्ट, उसने हाई कोर्ट में डाल दी, तो हाई कोर्ट ने बोला उसके दिमाग में भी आ रहा है ना कि ये पर्सन बाइज है, तो इट्स अ ग्राउंड दैट टर्मिनेशन ऑफ आर्बिट्रेटर हैज टू बी देयर। तो वो आर्बिट्रेटर को वो निकाल देंगे और दूसरा पर्सन एज एन आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके देंगे। ठीक है, चलो ग्राउंड्स फॉर चैलेंज। ग्राउंड्स फॉर चैलेंज में पहले हम चार्ट से समझते हैं। ठीक है, ग्राउंड्स फॉर चैलेंज क्या होता है? एक इंडिपेंडेंसी प्रॉब्लम है और एक डज नॉट पोजेसेस। ये अभी हमने पढ़ लिए। ठीक है, इसमें क्या है? पास्ट और प्रेजेंट रिलेशनशिप, इंटरेस्ट इन एनी पार्टीज, या फिर फाइनेंशियल या बिजनेस इंटरेस्ट या प्रोफेशनल इंटरेस्ट या फिर एनी अदर काइंड। इसका अगर ऐसा इंटरेस्ट होगा तो हम क्या कर सकते हैं? इस चीज को चैलेंज कर सकते हैं कि हमने गलत आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया है। चैलेंज प्रोसीजर क्या है? पार्टीज आर फ्री टू अग्री ऑन अ प्रोसीजर, कि या तो अपन इसको निकालते हैं, दूसरा रखते हैं, या अपन दोनों एक एक अपना लाते हैं, वो एक अच्छा आर्बिट्रेटर लाएंगे, या कोर्ट जो दे देगा उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो फ्री टू डिसाइड। उसके बाद चैलेंज विद इन 15 डेज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, बिकमिंग अवेयर ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस। 15 दिन के अंदर आपको अगर पता चलता है चैलेंज ये, तो आप कोर्ट में बोल सकते हो कि भाई आर्बिट्रेशन, आपका ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है, मैटर स्टार्ट हो गया, उसके 15 दिन में आपने चैलेंज के लिए कोर्ट को बोल दिया है। रिटन स्टेटमेंट देना है विथ रीजंस कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, जैसे बायसनेस आ रही है या इसका कोई रिलेशन चाहिए, इसके रिश्तेदार हैं वगैरह वगैरह। एप्लीकेशन टू आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अलोंग विद द रीजंस फॉर चैलेंज। ये सिंपल प्रोसीजर है। अब एक बार रीड करते तो तुम ये चार्ट बना लेना। देखो सेक्शन 13 बोलता है एक्ट कंटेन्स डिटेल प्रोविजन रिगार्डिंग चैलेंज प्रोसीजर। इस सेक्शन में हमें क्या बताया? चैलेंज प्रोसीजर प्रोवाइड्स दैट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4 पार्टीज आर फ्री टू अग्री ऑन अ प्रोसीजर चैलेंजिंग ऑन द आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर से प्रॉब्लम है, कोई भी प्रोसीजर लो और उस पर चैलेंज करो। ठीक है, मुद्दा उठाओ। स्टेट दैट इफ अ चैलेंज अंडर एनी प्रोसीजर अग्रीड अपॉन द पार्टीज अंडर द प्रोसीजर अंडर सबसेक्शन इज नॉट सक्सेसफुल। सपोज आपने जो प्रोसीजर डिसाइड किया था वो आप सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पाए, द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल कंटिन्यू द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स एंड मेक अ arbitral award, but at the stage challenging party has the right to make an application in the court to set aside the award। अब जो हमारा एग्जाम्पल चल था वही, ये दोनों डिस्प्यूटेड पार्टीज थे। ठीक है, इनकी आर्बिट्रेटर कौन थी? स्नेहा। स्नेहा थोड़ी सी बाइज हो रही थी अंशिका के खिलाफ। इन्होंने एक प्रोसीजर डिसाइड किया कि यार कोर्ट में हम इस प्रोसीजर से बोलेंगे, या इसी स्नेहा को ही अपन बोलते हैं कि तुम बहुत बाइस हो रहे हो, हमें तुमसे आगे काम नहीं कराना है। इन्होंने डिसाइड तो कर लिया पर ये काम ये कर नहीं पाए क्योंकि नुपुर के अंशिका के फेवर में जा रहा था केस, तो उसने ये क्या किया? सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, अब उसने स्नेहा ने अवार्ड दे दिया कि जो जो अमाउंट बचा कुचा है वो सब
अंशिका का होगा। तो किसके फेवर में आ गया अवार्ड? अंशिका के। अब इस चीज से नुपुर को ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी कि ये पूरा बायस्ड अवार्ड है, तो वो कोर्ट में एप्लीकेशन देगी कि इसका अवार्ड सेट असाइड करो, ये देखो मेरे पास सारे एविडेंसेस हैं, इस अमाउंट के हकदार मैं होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप सबसे पहले एक आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट को चैलेंज कर सकते हो। कब? जब उसका कोई भी पास्ट प्रेजेंट रिलेशनशिप हो, वेदर बिजनेस, प्रोफेशनल या फिर फाइनेंशियल या एनी अदर काइंड। दूसरा, वो डिवोटेड टाइम आपको नहीं दे रहा है। अब ये चैलेंज करने के लिए आप कोई भी प्रोसीजर डिसाइड कर लो कि आपको कैसे चैलेंज करना है। अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते हो और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने एक आर्बिट्रल अवार्ड अनाउंस कर दिया है, तो आप सेट असाइड के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हो कि इस अवार्ड को असाइड करो और नया अवार्ड मुझे चाहिए। सबसेक्शन 2 बोलता है फेलिंग दैट एनी अग्रीमेंट अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ 13 पार्टी हु इंटेंड्स टू चैलेंज एन आर्बिट्रल शैल विद इन 15 days becoming the aware of the constitution of the arbitral or after becoming aware of any circumstances on send a written statement of the reason for challenge to the arbitral tribunal। अब एक पार्टी है जिसको लग रहा है कि ये सही आर्बिट्रेटर नहीं है, ठीक है, वो क्या कर सकता है? 15 दिन के अंदर, आपका आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हो गया, आपकी हियरिंग चल रही है, 15 दिन के अंदर क्या बोल दे? कोर्ट को बोल दे कि ये आर्बिट्रेटर सही नहीं है, रिटन स्टेटमेंट विद द रीजंस। या फिर जब भी उसको लगता है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं कि उसको लग रहा है ये सही अवार्ड नहीं देगा, तभी भी वो कोर्ट को बोल सकता है कि मुझे इसका अपॉइंटमेंट सही नहीं लग रहा है, मुझे चैलेंज करना है। ऐसा नहीं है कि इसने बोल दिया तो उसको निकाल दिया जाएगा, उस पर हियरिंग होगी, देखा जाएगा कि वो सही में बायस है कि नहीं है, उसके बाद आता है कि हाँ इसकी जगह पे दूसरा अपॉइंट होगा। जो अभी हमने केस पढ़ा जस्ट ऊपर, उसमें भी क्या हुआ था बच्चे? उसके रीजन से, रीजनेबल अप्रहेंशन ऑफ बाइस और लाइक्लीहुड ऑफ बाइस इन द माइंड ऑफ ईदर पार्टी इज द ग्राउंड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ आर्बिट। उसके रीजंस थे प्रॉपर कि ये पर्सन बायस हो रहा है, तो बोला कि इसको टर्मिनेट कर दो। अब एक बार, अब ये समझ आ गया सेकंड पैराग्राफ भी। पहले पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं? दोनों पार्टीज फ्री टू डिसाइड द प्रोसीजर। अनसक्सेसफुल हुआ और अवार्ड आ गया तो सेट असाइड करा दो, नहीं तो एनी पार्टी विद इन 15 days ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कोर्ट को बोल सकता है कि इसका चैलेंज मैं कर रहा हूं, इसका अपॉइंटमेंट हटाओ। या फिर एनी सर्कमस्टेंसेस, जब आपको लगता है कि वो पर्सन बायस हो रहा है, यहाँ पास प्रॉपर ग्राउंड्स हैं चैलेंज करने का उसका अपॉइंटमेंट, तभी भी आप कोर्ट को बोल सकते हो। अब तुम ये बना लो चैलेंज प्रोसीजर, या तुम्हें पूरा बनाना है तो पूरा, ठीक है। चैलेंज प्रोसीजर लिखा है रेड में। अच्छा, वो वहां इतना लिखो, ग्राउंड्स फॉर चैलेंज फर्स्ट बॉक्स, सेकेंड इंडिपेंडेंट डज नॉट पोजेस, एरो एरो बना के लिख लो। ग्राउंड्स फॉर चैलेंज में 2 पॉइंट्स, इंडिपेंडेंट है या फिर डज नॉट पोजेस। इंडिपेंडेंट विथ रिगार्ड टू पास्ट प्रेजेंट रिलेशनशिप, आस्था लिखो, इंटरेस्ट इन एनी ऑफ द पार्टीज, past or present relationship, interest of any parties, interest in any of the parties, financial or business interest। does not possess के आगे लिख दो टाइम। फाइनेंशियल और बिजनेस इंटरेस्ट, अभी मैं तुम लोगों को क्वेश्चंस इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि पहले मैं चाहती हूँ तुम लोग आर्बिट्रेशन एक्ट को समझ लो, इस थोड़ा सा कवर हो जाए, फिर हम क्वेश्चंस भी देखेंगे कैसे आते हैं। अभी तुम सिर्फ एक एक टॉपिक, एक एक हेडिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि आखिर बोल क्या रहा है आर्बिट्रेशन एक्ट। बिजनेस और फाइनेंशियल इंटरेस्ट, अब चैलेंज प्रोसीजर लिखो जल्दी।
लिखा? चैलेंज प्रोसीजर फर्स्ट पॉइंट, डन? हो गया? 5 4 3 2 1। वो इजी है ना पढ़ने के लिए, वहां पॉइंटर्स हैं। हाँ, डन? कहाँ पे पहुंचे हो? एप्लीकेशन टू आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल along with the reasons for challenge। क्या नाम है? आदर्श। पहले आए तो फिर स्किप हुई है ना कुछ क्लासेस। आई गेस ये पहली क्लास होगी नहीं? चलो अब हम देखते हैं फेलर और चलो बच्चों, फेलर और इम्पॉसिबिलिटी टू एक्ट एज एन आर्बिट्रेटर। इसका मतलब है कि कब हम बोलेंगे आर्बिट्रेटर ना नहीं कर पा रहा है अपना प्रॉपर जस्टिस टू हिज अपॉइंटमेंट, क्या इम्पॉसिबिलिटी हो गई है कि अब वो आर्बिट्रेटर अपना काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, देखो मैंडेट वर्ड लिखा है। मैंडेट का मतलब मैंने क्या बताया था? someone who is authorized to act as an arbitrator। तो यहां लिखा है द मैंडेट ऑफ एन आर्बिट्रेटर, मतलब जब आपने उसको ऑथराइज किया था टू बी एन arbitrator shall terminate and he shall be substituted by another arbitrator। कब? if he becomes de jure or de facto, यानी due to law या फिर due to facts unable to perform his functions or fails to act without any undue delay due to some other reasons। रीजंस उन्होंने डिफाइन नहीं किए। कब एक आर्बिट्रेटर को हम बोलेंगे कि इस आर्बिट्रेटर को हटा के हमें दूसरा आर्बिट्रेटर लाना है? कब? जब ड्यू टू फैक्ट्स या ड्यू टू लॉ या किसी भी ऐसे रीजन से वो अब परफॉर्म नहीं कर पा रहा है अपने फंक्शंस। दूसरा पॉइंट, इफ ही विड्रॉज फ्रॉम हिज ऑफिस और पार्टीज अग्री टू द टर्मिनेशन ऑफ हिज मैंडेट, या तो वो खुद विड्रॉ कर ले कि मुझे तुम्हारा डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं करना, या पार्टीज डिसाइड कर ले कि हमें तुमसे अपना आगे का डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं कराना। ठीक है, तो फेलर और इम्पॉसिबिलिटी टू एक्ट एज एन एडवोकेट व्हेन देयर इज एन मैंडेट ऑफ एन आर्बिट्रेटर, एडवोकेट क्यों बोल रहे हो, shall terminate, he shall should not be an arbitrator आगे के लिए, and somebody else should be appointed on his behalf। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट है कि ड्यू टू, इफ ही बिकम्स डी जॉर या फिर डी फैक्टो, तुम यही वर्ड याद रखो, डी जॉर या फिर डी फैक्टो इज अनएबल टू परफॉर्म हिज functions or fails to act without any undue delay due to some other reasons, मतलब खुद ही अपना पार्ट को परफॉर्म नहीं कर रहा है जिसका उसके पास कोई रीजंस नहीं है। तो पार्टीज खुद, एंड लिखा है, ठीक है बच्चे, एंड लिखा है, फिर पार्टीज खुद उसको निकाल दें या फिर वो खुद अपनी पोजीशन छोड़ दे। ठीक है,
termination of mandate and substitution of arbitrator under section 15 in addition to the circumstances referred in 13 और 14, जब आपने चैलेंज वगैरह किया और ऊपर उसको निकालने की बात की, ड्यू टू डी फैक्टो और डी जोर, where he withdraws from the office for any reasons or by pursuant to the agreement between parties. कब वो टर्मिनेट हो जाएगा? जब वो उसको खुद छोड़ना हो या पार्टीज ने अग्री कर लिया इसको हमें निकालना है. Where the mandate arbitrator terminates, a substitute arbitrator shall be appointed according to the rules wherever applicable unless otherwise agreed by the parties. ये हम हर जगह बार बार पढ़ेंगे, ठीक है. इसका मतलब क्या है? unless otherwise agreed by the parties, मतलब अगर पार्टीज ने कुछ और बात पे अग्री किया तो वो, नहीं तो ये जो यहाँ पे लिखा है. यहाँ पे क्या लिखा है? when an arbitrator is replaced, any hearing previously held may be repeated at the discretion of the arbitral tribunal. मतलब कि नुपुर और अंशिका के लिए स्नेहा आर्बिट्रेटर थे, ठीक है. अब क्या हुआ कि इनकी कुछ कुछ हियरिंग्स हुई, कुछ कुछ आगे बात बढ़ी है, ठीक है, रिजॉल्व होने तक भी पहुंचे हैं और इनको लग रहा है कि यार ये सही आर्बिट्रेटर नहीं है, हमें इसे निकालना है, ये अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर पा रही. या तो स्नेहा ने खुद ने अपना टर्मिनेशन लेटर दे दिया, मुझे आगे डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं कराना, या तो इन लोगों ने इसको निकाल दिया और बोला कि हमें दूसरा चाहिए. तो जब भी कोई आर्बिट्रेटर टर्मिनेट होता है तो पहला पॉइंट है कि आपको दूसरा उसकी जगह पे लाना पड़ेगा. अब जब आपको दूसरा लाना पड़ेगा तो हम बोल रहे हैं कि अगर पार्टीज ने डिसाइड किया कि जो उसने बोला था वो सब खत्म, हमें वो मानना ही नहीं, फ्रेश स्टार्ट करेंगे, फ्रेश आर्बिट्रेटर. अगर पार्टीज ने ऐसा नहीं बोला कि फ्रेश स्टार्ट करेंगे, तो जो उसने बोला था वो सिर्फ रिपीट होगा, सेम चीज रिपीट होगी और फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में कंटिन्यू होंगे आगे की प्रोसीडिंग्स. मतलब अगर ये लोग चाहते हैं इसे कंटिन्यू करना तो चलेगा, ये लोग चाहते हैं कि सब कुछ खत्म हो, नया आर्बिट्रेटर है और सब कुछ फ्रेश स्टार्ट हो, शुरू से हमारा अग्रीमेंट पढ़े, हर टर्म्स एंड कंडीशंस को शुरू से डिस्कस करें. या फिर अगर इन्होंने ये सब कुछ भी नहीं बोला है तो हम क्या बोलेंगे? वही चीज को दोबारा बस एक बार रिपीट किया जाएगा और फिर एक आर्बिट्रल अवार्ड आएगा, कंटिन्यू होके जो भी प्रोसीजर होना है. जनरली क्या होता है, ये अंशिका है और ये नुपुर है, इनने जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया था, आर्बिट्रेटर क्या करता है, आपस की एक ओरल हियरिंग होती है और एक अग्रीमेंट बेस्ड, ठीक है, 2 पॉइंट्स पे डिस्कशन होंगे, ठीक है. अग्रीमेंट में जो जो टर्म्स लिखी होगी ना, एक एक स्नेहा पुट करेगी. अच्छा ये लिखा था, इसमें क्या हुआ, सपोज ये लोग पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप डीड के क्लॉजेस हम समझते हैं, ठीक है, कोई और अग्रीमेंट के समझे ना समझे, पार्टनरशिप समझते हैं. भाई प्रॉफिट शेयरिंग इतना था, लॉस शेयरिंग इतना था, इतना इतना कंट्रीब्यूशन लाना था, ये बेसिक डिस्कशंस है. अब अगर कोई भी हियरिंग वगैरह हो रही है तो ये रिप्रेजेंट करेगी हमें कोर्ट में, अगर हमें किसी के साथ डीलिंग्स करनी है तो इसके पास साइनिंग अथॉरिटी, बैंक अकाउंट के ट्रांजेक्शंस करने तो हम दोनों के पास साइनिंग अथॉरिटी. ये सारे मुद्दे आ गए, ठीक है, कि अब हमें पार्टनरशिप क्लोज करनी है या हमें कोई नया पार्टनर ऐड करना है, जो भी मुद्दे हैं उसमें यही सब होता है. भाई डिसोल्यूशन होना है, नया पार्टनर ऐड करना, तो अब ये डिस्प्यूट्स है तो हर एक पॉइंट पे डिस्कशन होगा. अब जो लिखा है उस पे तो स्नेहा अपने पॉइंट्स पुट करेगी, जब तुम्हारे अग्रीमेंट में यही लिखा है तो यही होगा, ठीक है. और एक ओरल हियरिंग चलती है कि लेकिन ना हमने डिसाइड किया था कि ऐसा ऐसा करेंगे, सपोज वो पॉइंट अग्रीमेंट में नहीं है, उस पे भी मुद्दे उठते हैं, उस पे भी आर्बिट्रेटर का रोल आता है कि अब बताओ क्या कर सकते हो तुम इन दोनों के लिए, इन दोनों के डिस्प्यूट को रिजॉल्व. या तो वो सेटलमेंट करा दे, या तो दोनों का भागी हक करा के सब कुछ रिजॉल्व करा दे, ठीक है, या तो एक एक को अपना अपना हिस्सा देके पार्टनरशिप एंड करा दे, ठीक है. तो या तो पार्टनरशिप कंटिन्यू होगी या अपना अपना हिस्सा इन दोनों को मिल जाएगा, या सब कुछ डिसॉल्व हो जाएगा और कंप्लीटली जो भी इनके क्रेडिटर्स हैं उनको पे ऑफ हो जाएगा. तो ये सब जब पॉइंटर्स डिसाइड होने के लिए आपको ओरल हियरिंग भी लगती है, अग्रीमेंट भी लगती है. अगर आर्बिट्रेटर टर्मिनेट हो रहा है तो आप बोल रहे हो कि जो भी उसने अग्रीमेंट की टर्म्स पे बात की थी ना वो रिपीट होने दो, वो हमको सही बोली थी उसने, वो हमको चलेगा, इधर के बाद से कंटिन्यू करो. और ओरल हियरिंग को हमें रिप्लेस कराना है, हमें नहीं मानने उसने जो जो हमें बोला था, ठीक है. ये कौन डिसाइड कर रहा है? पार्टीज, अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टीज, नहीं तो कुछ नहीं होगा, जो बात हुई थी वो ही रिपीट होके आगे कंटिन्यू होगा. अगर पार्टीज को कुछ और चाहिए तो हम वो मानेंगे, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है, अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टीज एन ऑर्डर और रूलिंग ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मेड प्रायर टू द रिप्लेसमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट इनवैलिड सोलली. मतलब अगर पार्टीज ने बोला है, स्नेहा ने हमको ये बताया था, हमको ये नहीं मानना है, तो हम वो मानेंगे. और अगर इन लोगों ने कुछ नहीं बोला है तो उसने जो बोला हम उसको इनवैलिड नहीं करेंगे. ये दोनों के बीच में एक चीज रिजॉल्व हो गई कि ये जो प्रॉपर्टी है वो अंशिका की है,
ठीक है, इन लोगों ने उस टाइम अग्री किया था। अब क्या हुआ, स्नेहा को रिप्लेस कर दिया, स्नेहा की जगह आ गई नम्रता। ठीक है, अब नम्रता आएगी तो अगर पार्टीज ने बोला है कि वो जो प्रॉपर्टी अंशिका के नाम गई थी ना वो नहीं जाएगी, हम स्नेहा का वो ऑर्डर नहीं मानेंगे, तो फिर हमको पार्टीज की सुननी पड़ेगी, हमको वापस मुद्दा इस प्रॉपर्टी पे लाना पड़ेगा और इस पे डिस्कशन करना पड़ेगा। अगर पार्टीज ने इस पे मुद्दा नहीं उठाया तो जो स्नेहा ने बोला था उसको हम इनवैलिड नहीं करेंगे। उन लोग उल्टा लिखते हैं थोड़ा लॉ में। ठीक है, तो स्नेहा ने अगर प्रॉपर्टी अंशिका को दी थी तो वो अंशिका की ही रहेगी क्योंकि पार्टीज ने इस पे कोई भी मुद्दा नहीं उठाया। Because there has been a change in the composition of arbitral tribunal. क्योंकि पहले भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल फेयरली काम कर रहा था, ड्यू टू सम फैक्ट्स, ड्यू टू सम लॉ ही इज अनेबल टू या शी इज अनेबल टू परफॉर्म, या फिर पार्टीज को लग रहा है कि हमें इसके साथ काम नहीं कराना है, तो इसने जो भी किया था आपको वो फॉलो करना है, करा लो, इसको कैंसिल कराना है करा लो। हमने बड़ा ही इजी और फ्री लॉ बनाया है, हमने ऐसा कुछ, पर हमको कुछ तो मेंशन करना पड़ेगा ना लॉ में। हम अगर बोलते हैं पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड, अब पार्टीज डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं और लॉ में भी कुछ नहीं लिखा है, तो अल्टीमेटली आप कितनी बार कोर्ट के पास जाओगे। तो हमको एक लॉ में क्लैरिटी तो देनी पड़ेगी कि अगर पार्टीज डिसाइड कर लें तो ठीक है, नहीं करेंगे तो हम चाहते हैं वही चीज रिपीट हो और जो आर्बिट्रेटर ने अवार्ड दिया था उसको हम इनवैलिड नहीं करें। ठीक है, अब एक बार तुम रीड करो, टर्मिनेशन ऑफ मैंडेट एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ आर्बिट्रेटर अंडर सेक्शन 50। फोर्थ पॉइंट, थर्ड वाला, और थर्ड फोर्थ ही है जो थोड़े से वो हैं। देखो थर्ड पॉइंट में बोल रहा है कि अगर आपने आर्बिट्रेटर को टर्मिनेट कर दिया, तो जब टर्मिनेट किया, टर्मिनेट करने से पहले कुछ प्रोसीडिंग्स चल रही थी, कुछ ना कुछ बातें हुई होंगी, तो क्या आपको सेम कंटिन्यू करानी है? ना, आपको नहीं करानी। ठीक है, अगर पार्टीज ने इस पे कुछ जवाब नहीं दिया तो हम बोल रहे हैं जो उस पर्सन ने जो गया है उसने जो जो बातें की थी हम उसको रिपीट करेंगे और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे आपकी आर्बिट्रेशन पूरी प्रोसीडिंग। ठीक है, तो पहला पॉइंट बोल रहा है कि अगर पार्टीज ने कुछ भी अदरवाइज अग्रीड नहीं किया है, ठीक है, तो हम जो पार्टी, जो आर्बिट्रेटर ने जो जो बोला था उसको हम बस रिपीट कर देंगे और फिर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू करेंगे। ये हो गया थर्ड पॉइंट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट बोलता है कि अगर आर्बिट्रेटर को आपने टर्मिनेट कर दिया है, टर्मिनेट करने से पहले अगर उसने कुछ ना कुछ अवार्ड दिया होगा, कुछ ना कुछ ऑर्डर दिया होगा, कुछ ना कुछ रिजॉल्व किया होगा, तो हम उसको इनवैलिड नहीं डिक्लेयर करेंगे। भले वो जा रहा है पर उसकी कही हुई बातों को इनवैलिड हम नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि नहीं उसको इनवैलिड डिक्लेयर करो तो हम करेंगे, अगर पार्टीज बोलेंगी तो हम कर देंगे डिक्लेयर, अगर पार्टीज नहीं बोलेंगी तो हम उसको इनवैलिड डिक्लेयर नहीं करेंगे। ठीक है, competence of arbitral tribunal to rule on its own jurisdiction, section 16 बोलता है कि the arbitral tribunal may rule on its own jurisdiction including ruling any objection with respect to the existence or validity of an arbitration agreement for that पर्पस। आर्बिट्रेशन लॉ हमने इतना फ्री बनाया, आप अपना जुरिस्डिक्शन खुद डिसाइड करो, ठीक है, और फ्री हो, अग्रीमेंट को एग्जिस्टेंस में लेना है, कोई इसमें ऑब्जेक्शंस को लेना है, इसको वैलिडेट करना है, इसको इनवैलिडेट करना है, इसमें हमने आर्बिट्रेटर को फ्री पावर दे रखी है। पहले पॉइंट में लिखा है एन आर्बिट्रेशन क्लॉज विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी ट्रीटेड एज एन अग्रीमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ अदर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हमने ये चीज पढ़ी है, जो भी आर्बिट्रेशन क्लॉज है वो अल्टीमेटली क्या है, आपका एक अग्रीमेंट है। तो बाकी का कॉन्ट्रैक्ट अगर आपका इनवैलिड हो, नल हो, वॉइड हो, तो भी हम आर्बिट्रेशन क्लॉज को क्या बोलेंगे कि ये एक वैलिड है, क्योंकि ये इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये एक इंडिपेंडेंट
clause है. A decision by the arbitral tribunal that the contract is null and void shall not entail exposure the invalidity of the arbitration clause. ठीक है, सेकेंड पॉइंट में उन्होंने वही चीज क्लियर कर दी कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसको अगर हमने ट्रिब्यूनल ने डिसाइड किया कि वो क्या है, नल और वॉइड है, लेकिन शैल नॉट एनशेल एक्सपोजर, यानी कि हम कभी भी नहीं बोलेंगे कि आर्बिट्रेशन क्लॉज क्या है, नल है या वॉइड है या इनवैलिड है. वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है और वो सबसे फेयर है और उसको हम नल एंड वॉइड नहीं बोलेंगे. ठीक है, तो अपना ओन ज्यूरिडिक्शन वो डिसाइड कर सकते हैं, अपने ओन ऑब्जेक्शंस, वैलिडेशंस ऑफ द एग्रीमेंट डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन आर्बिट्रेशन क्लॉज एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो उसको आप नल एंड वॉइड डिक्लेयर मत करो अगर आपका बाकी कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड हो रहा है तो. ठीक है, चलो, इंटरिम मेजर्स ऑर्डर्ड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. ऊपर पढ़ा था इंटरिम मेजर्स बाय द कोर्ट पढ़ा था. अब कुछ इंटरिम मेजर्स है जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल देगा ड्यूरिंग द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स. आप क्या कर सकते हो, कोर्ट को भी बोल सकते हो व्हाइल अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर, और कोई प्रोसीडिंग्स आपकी चल रही थी. अब आप आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को भी बोल सकते हो. सेम चीज लिखी है, सेम सेक्शन दोबारा लिख के दिया उन्होंने, सेम. पहले वही कोर्ट को भी बोल सकते हो, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को भी बोल सकते हो कि माइनर और अनसाउंड माइंड के लिए हमें गार्जियन चाहिए, प्रिजर्वेशन या कस्टडी ऑफ सेल ऑफ गुड्स के लिए हमें बता दो कैसे करना है, सिक्योरिंग द अमाउंट, डिस्प्यूट, डिटेंशन, अब ट्रिब्यूनल अगर नहीं कर पाएगा ना तो वो आपको यही बोलेगा कोर्ट के पास जाओ. ठीक है, इसकी पार कोर्ट के पास है. सुपीरियर कौन है, कोर्ट है. ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ द parties. The parties shall be treated with equality and each party shall give full opportunity to be present in that case. Determination of rules procedure ये हमने पढ़ा है. देखो, हमारा जो आर्बिट्रेशन प्रोसीजर है वो सिविल प्रोसीजर जैसा नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? हमारे सिविल प्रोसीजर में तो कितना है, समन जाएगा, फिर वारंट जाएगा. आर्बिट्रल प्रोसीजर में क्या है, जो पार्टीज बोल दे वो प्रोसीजर है ना. तो सबसे पहले शैल नॉट बी बाउंड बाय द सीपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, दोनों इसमें एप्लीकेबल नहीं होंगे. ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट में भी बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो आपको एडमिट करने होते हैं एविडेंस और एडमिट नहीं करने होते. ये इनएडमिसिबल है, ये एडमिसिबल है. हम आर्बिट्रेशन में वो चीजें फॉलो नहीं करते. वो मैं एग्जाम्पल दे रही थी, वो जब आप अग्रीमेंट लेके आते हो कोर्ट में तो हम बोल रहे हैं कि आप ओरिजिनल अग्रीमेंट लेके आओ या सर्टिफाइड कॉपी लेके आओ. अब टाइप्स ऑफ एविडेंसेस पढ़े थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, सर्कमस्टेंशियल. वो सिर्फ एक टाइप था, ऐसा तो नहीं है कि प्राइमरी एडमिट होता है और सेकेंडरी एडमिट नहीं होता. दोनों ही एडमिट होते हैं. अपने यहाँ तो रिकॉर्डिंग्स भी एडमिट होती है, इलेक्ट्रॉनिकली भी. तो इंडियन एविडेंस एक्ट में जब बोला गया कि ये एडमिट होगा, ये एडमिट नहीं होगा, वो चीज हम आर्बिट्रेशन में नहीं डालेंगे. लेकिन जब आप कोर्ट के सामने अग्रीमेंट लेके आ रहे हो तो उसमें बस ये मेंशन्ड है कि आप वो ओरिजिनल अग्रीमेंट लेके आए या ड्यूली सर्टिफाइड लेके आओ. ठीक है, वो ओरिजिनल और ड्यूली सर्टिफाइड के लिए मैंने तुमको प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस का एग्जाम्पल दिया था. सबसे पहले क्या बोल दिया, सीपीसी का प्रोसीजर नहीं और इंडियन एविडेंस का प्रोसीजर भी नहीं. द पार्टीज आर फ्री टू अग्रीड ऑन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कंडक्टिंग इट्स प्रोसीडिंग्स. फेलिंग एनी अग्रीमेंट रेफर्ड इन द सबसेक्शन टू द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में सब्जेक्ट टू दिस पार्ट कंडक्टिंग द प्रोसीजर इन मैनर इट कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट. अगर जो प्रोसीजर पार्टीज ने डिसाइड किया है वो आप फॉलो नहीं कर पाए तो जो प्रोसीडिंग्स आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के वो आप फॉलो कर लो. The power of the arbitral tribunal under subsection 3 includes the power to determine the admissibility, relevance, materiality and weight of any evidence. मतलब जो उनको लगेगा उसको एविडेंस वो मान सकते हैं. मटीरियल एविडेंस है, हाँ ले आओ, नहीं है इंडियन एविडेंस के अकॉर्डिंग नहीं है पर आर्बिट्रेशन इसको एक्सेप्ट कर सकता है. इसको डिनाई भी कर सकता है जो शायद इंडियन एविडेंस में एक्सेप्ट होता हो. सबसे पहला पॉइंट है इक्वल ट्रीटमेंट टू पार्टीज. तो पार्टीज जो हैं, दोनों पार्टीज, 5-6 पार्टीज, सारी पार्टीज को आप इक्वल ट्रीट करो, सबको अपॉर्चुनिटी दो जो भी उनको बोलना है. उसके बाद हम बोल रहे हैं कुछ डिटर्मिनेशन ऑफ रूल प्रोसीजर्स है. तो सबसे पहले हम सीपीसी और इंडियन एविडेंस को फॉलो नहीं करते. पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड देयर ओन प्रोसीजर. अगर यही सेक्शन जो मैं 2 पॉइंट बोल रही हूँ, अगर सेकंड पॉइंट में पार्टीज अपना प्रोसीजर डिसाइड नहीं कर पाए या फॉलो नहीं कर पाए एज पर द अग्रीड प्रोसीजर तो आप आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वाला प्रोसीजर फॉलो कर लो. अब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की बस पार्ट डिफाइंड है कि जब वो अपना प्रोसीजर लाएगा तो दे आर फ्री टू डिसाइड कि मटेरियलिटी, वेट ऑफ एविडेंस, रेलेवेंसी ऑफ एविडेंस वो खुद डिसाइड कर लें कि उसको किस एविडेंस को लेना है, किस एविडेंस को नहीं लेना. ठीक है, ये सीपीसी पढ़ा है.
एविडेंस एक्ट में बच्चे क्लियरली डिफाइंड है कि कौन कौन से हम एविडेंसेस को मटेरियल मानते हैं, कौन कौन से। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि क्या हुआ था बच्चे, उसमें हमने एक केस पढ़ा था कि एक पर्सन ने एक के घर गया वो और उसको मारा है, ठीक है। अब उसने उसको सपोज नाइफ से मारा है, ठीक है, छुरी मार दी थी, तो 5 सेट्स ऑफ नाइफ रखे थे जिसमें एक मिसिंग थी, ठीक है। उसके बाद जब पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्शन के लिए गए ना, जो मर्डर प्लेस होती है, क्या बोलते हैं, क्राइम प्लेस, क्राइम सीन, जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 5 नाइफ का सेट था, एक नाइफ मिसिंग थी। अब ऑब्वियसली मर्डर करने के बाद उसने सब क्लीन किया होगा, फोन की वायर कटी हुई थी, ठीक है। अब मर्डर हुआ है, नाइफ मिली, आप क्या बोलोगे, नाइफ मिसिंग है, नाइफ से मर्डर हुआ होगा। वो फोन की वायर कटी हुई है, इसका क्या रेलेवेंस है, तुम बोलोगे क्या ही मतलब है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि लास्ट डायल नंबर पुलिस ऑफिसर का था, सपोज वो पर्सन जिसने मर्डर किया वो बोल रहा है ये सुसाइड केस है, मर्डर केस नहीं, उसने खुद नाइफ उठाई और खुद को मार दिया, जबकि वो एक्चुअल में क्या था, मर्डर केस था। कैसे पता चला, क्योंकि फोन की वायर कटी हुई थी, फोन से वो पुलिस में 100 डायल किया हुआ था उसने लास्ट नंबर। ये कहीं ना कहीं रेलेवेंट टू द मैटर है। क्या ये मर्डर का मेन एविडेंस है, नहीं है, ये एक रेलेवेंसी है। तो हमने एविडेंस एक्ट में बोला है कि ऐसी कोई चीज जो उसके सराउंडिंग्स में हो रही हो, जो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेबल हो, तो उसको हम एडमिट करेंगे कि यस दिस इज अ पार्ट ऑफ एविडेंस। हमने एक और केस देखा था, जैसे कि ट्रेन में कोई पर्सन जा रहा है, ठीक है, उसका वहां पे मर्डर हुआ है, उसी का नोन पर्सन उसके साथ ट्रेन में था। अब वो अपना ट्रैवल कर रहा था, ये अपना ट्रैवल करता, पर वो उसका नेबर था। उसके नेबर के होने से क्या लेना देना है, क्या क्यों हमें उसे विटनेस के लिए लाना है, क्यों हमें, हो सकता है उसका उसके साथ कोई रिलेशन और उसने उसको मारा हो। ये इंडियन एविडेंस एक्ट में से बहुत सारे केसेस है जिसमें वो बताते हैं कि ये मटेरियल एविडेंस है, ये रेलेवेंस एविडेंस है, इसको हम कंसिडर करेंगे, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। वहां पे ऐसा बहुत कुछ होगा, टैप चालू होगा, उसको हम कंसिडर नहीं करें, लेकिन क्योंकि वायर कटी हुई थी उसको हम कंसिडर करेंगे क्योंकि उसने पुलिस। लेकिन आर्बिट्रेशन में हम बोल रहे हैं ये सारी बातों को हम खुद डिसाइड करेंगे, हम इंडियन एविडेंस के हिसाब से नहीं चलेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीजें इंडियन एविडेंस एक्ट एडमिट नहीं करता है, और ऐसी बहुत सारी चीजें जो इंडियन एविडेंस एक्ट एडमिट करता है, ठीक है। तो आर्बिट्रेशन बोलते हैं हम सीपीसी का लेंदी प्रोसीजर नहीं फॉलो करेंगे, जिसमें आप 10 बार बोलो, समन भेजो, वारंट लगाओ, पुलिस ऑफिसर को बुलाओ, ये सब काम हम नहीं करेंगे। आप बोलोगे एविडेंस एक्ट को फॉलो करो, जिसमें आप बोलोगे ये मटेरियल एविडेंस है, ये रेलेवेंस है, इसको एडमिट करना है, इसको नहीं करना, हम वो भी फॉलो नहीं करेंगे। पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड द एंटायर आर्बिट्रल प्रोसीडिंग का प्रोसीजर, ठीक है। इफ वो नहीं कर पाए तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ठीक है। प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन, ये भी लिखा है फ्री टू अग्री, जहां पे बैठ के बात करनी है, मैंने बोला कोई भी कैफे में भी बैठ जाओ, आप रिजॉल्व करवा लो। पहला ही सेक्शन, पार्टीज आर फ्री टू अग्री द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन, एंड सब सेक्शन 2 स्टेट्स दैट इफ दे फेल टू रीच एन अग्रीमेंट द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन डिटरमाइंड बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। अभी भी प्रोसीजर यही पड़ा, फ्री टू डिसाइड द प्रोसीजर नहीं कर पाए तो कौन बताएगा, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। तो फ्री टू डिसाइड द प्लेस नहीं कर पाए तो कौन बताएगा, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। Having regard to circumstances of the case, including the convenience of the parties। ऐसा नहीं है कि एक बैठा है दिल्ली में, एक बैठा है गुजरात में, बोल रहे हैं मुंबई में मिलेंगे, थोड़ा कन्वीनियंस भी देखना पड़ेगा कि कौन के लिए क्या पास पड़ सकता है, ठीक है। अब वो लोग अगर अग्री कर गए कि चलो ठीक है मुंबई में मिलते, कोई बात नहीं, पार्टी भी कर लेंगे और आर्बिट्रेशन का मुद्दा भी रिजॉल्व करा लेंगे, वो ठीक है। अगर वो अग्री नहीं कर पाए तो कौन डिसाइड करेगा, आर्बिट्रल। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हमेशा उनके कन्वीनियंस के हिसाब से डिसाइड करेगा। इंट्रोड्यूसिंग एन ऑप्शन बाय प्रोवाइडिंग द आर्बिट्रेटर या ट्रिब्यूनल में अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टीज में मीट एट एनी प्लेस इट कंसिडर्स अप्रोप्रिएट फॉर कंसल्टेशन अमंग्स इट members for hearing witness, experts or the parties for the inspection of documents, goods or other property। वो बोल रहा है कि हमने एक और चीज दे दी, जो अब ट्रिब्यूनल है ना तुम्हारा और तुम्हारा आर्बिट्रेटर, वो भी कन्वीनियंस ऑफ पार्टीज में देखेगा। अब वो कन्वीनियंस ऑफ पार्टीज का मतलब ये नहीं है कि आप इसको कोर्ट में ही बुलाओ, क्योंकि आप एक आर्बिट्रेटर हो, आप ट्रिब्यूनल में काम करते हो, आप कोई भी जगह देख लो, आप उनके घर में बैठ जाओ, आप अपने घर बुला लो, अपने ऑफिस बुला लो, कहीं पे भी बैठ के आर्बिट्रेशन वाली प्रोसीडिंग सॉल्व कर लो, ठीक है। क्लियरली उनने ऑप्शन भी दे दिया, इंट्रोड्यूसेस एन ऑप्शन जिसमें दोनों लोग अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टीज मीट एट एनी प्लेस इट कंसिडर्स अप्रोप्रिएट फॉर द कंसल्टेशन अमंग इट मेंबर्स। अप्रोप्रिएट वैसे क्या होगा, ऑफिस एड्रेस, ठीक है। तो आप किसी के भी ऑफिस में बैठ के इस मैटर को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक ही केस है, ये पढ़ के आना। कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रल
proceedings. 21 बोलते हैं unless otherwise agreed by the parties, the arbitral proceeding in respect of a particular dispute commence on the date on which the request for the dispute to be referred to arbitration received by the रेस्पोंडेंट. कब चालू होंगी डिस्प्यूट की प्रोसीडिंग्स? नॉर्मली एक्सप्लेन कर रहे हैं जब भी आपने एक रिक्वेस्ट भेज दी हो और रिस्पोंडेंट को वो चीज पता चल गई हो कि आप आर्बिट्रेटर के पास गए हो. मतलब स्नेहा और नुपुर है, उसने अपॉइंट कर लिया, आर्बिट्रेटर था उसके पास, उन लोगों के अग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि हमारा एक आर्बिट्रेटर होगा, हम न्यू दिल्ली में बैठेंगे. तो स्नेहा ने, अंशिका ने स्नेहा को अप्रोच किया है कि भाई तू आ जा, हमारा मैटर सॉल्व करा दे. अब इसकी एक एप्लीकेशन या इसका एक पॉइंट जो आपने नुपुर को रिक्वेस्ट किया कि हम आर्बिट्रल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तुमको आना पड़ेगा. ठीक है. लैंग्वेज मैंने बताया था कोई भी लैंग्वेज में डिस्कस कर सकते हैं. तो फ्री टू अग्रीड अपॉन अ लैंग्वेज और लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड इन द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग. मतलब तुम्हें कोई भी मिक्स भाषा में बात करनी है तो तुम कर लो. आज गुजराती में कर लो, कल पंजाबी में कर लो. ठीक है. If they fail to reach an agreement, the arbitral tribunal shall determine the language and languages to be used arbitral proceedings. अगर वो भी नहीं डिसाइड कर पाए कि लैंग्वेज कौन सी यूज होनी है तो भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से पूछ लो, भैया तू बता दे कौन सी भाषा में हम अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व करें. ठीक है. State the agreement or determination unless otherwise specified. Apply to any written statement by the party, any hearing, any arbitral award, decision or other communication by the arbitral tribunal. अब जो आपका वो आता है अवार्ड या फिर रिटन स्टेटमेंट्स, वो भी आप डिसाइड कर लो कि वो कौन सी भाषा में लिख के दोगे. उर्दू में लिख के दोगे तो उर्दू में लिख के दो. ठीक है. और नहीं तो ऑफकोर्स हिंदी इंग्लिश जो भी आपके स्टेट के हिसाब से चल रहा है आप उस हिसाब से लिख सकते हो. स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस बहुत इजी टॉपिक है. अब ये दोनों है, एक का क्लेम होगा एक का डिफेंस होगा. ये बोलेगी प्रॉपर्टी मेरी है, ये बोलेगी पैसा मेरा है, या बोलेगी प्रॉपर्टी तेरी नहीं है. डिफेंस हो गया. अब अपना अपना क्लेम लिख के आओ, अपना अपना डिफेंस लिख के आओ. बस ये लिखा है कि लिखित में लेके आओ कि तुम्हारे ये क्लेम है, लिखित में लेके आओ तुम्हारे ये डिफेंसेस है. क्योंकि इस बंदी ने मुद्दा उठाया था तो वो अपना डिफेंस लिख के आएगी, ये अपना मुद्दा लिख के आएगी. ठीक है. 23 provides that within the time period agreed upon the parties or determined by the arbitral tribunal, the claimant shall state the facts supporting his claim, the points at the issue and the relief or the remedies sought, and the respondent shall state his defense in respect of these particulars unless the parties have otherwise agreed to required element on those स्टेटमेंट्स. क्या मतलब हुआ? अपना अपना क्लेम लेके आओ, अपना अपना डिफेंस लेके आओ, जो जो रिलीफ चाहिए, जो जो रेमेडी चाहिए वो भी लिख के आओ. तुम्हें अपने पॉइंट्स को क्लैरिफाई करना है, जो उसने पुटअप किया है वो भी लेके आ जाओ. सबसेक्शन 2, द पार्टीज में सबमिट देयर स्टेटमेंट्स ऑल डॉक्यूमेंट्स दे कंसिडर टू बी रेलेवेंट और मे ऐड अ रेफरेंस टू द डॉक्यूमेंट्स और अदरवाइज एविडेंस दे विल सबमिट. अब अपने क्लेम्स और डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस सब कुछ एक साथ फाइल बनाओ और सबमिट कर दो. Provide that respondent in support of cases also submit a counter claim or plead a set off which shall be adjudicated upon by the arbitral tribunal if the counter claim or set off falls within the scope of arbitration agreement. अगर वो मांग सकती है नुपुर भी तो अपने साइड से काउंटर क्लेम करे. तू प्रॉपर्टी मांग रही है ना, मेरे को दोनों प्रॉपर्टीज चाहिए, या ये प्रॉपर्टी मेरी है, काउंटर क्लेम. या सेट ऑफ मांग ले कि चल तू प्रॉपर्टी ले ले, मुझे इतना पैसा दे दे. अब ये सब अगर उनके अग्रीमेंट्स में आते हैं ये पॉइंटर्स, तो वो ये क्लेम और काउंटर क्लेम और सेट ऑफ की बात भी कर सकती है. सबसेक्शन 3 स्टेट अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टीज ईदर पार्टी में अमेंड और सप्लीमेंट हिज क्लेम और डिफेंस. इतना फ्री कर दिया. एक बार जो लिखा है ना उसमें अगर नहीं मान रहे कल कोई और लेके आओ, अमेंडमेंट करके आओ, एडिशनल करके आओ, ये भी हमको चलेगा. उसके बाद लास्ट में अमेंडमेंट इंसर्टेड अ सेक्शन, द स्टेटमेंट ऑफ क्लेम्स एंड डिफेंस अंडर दिस सेक्शन शैल बी कंप्लीटेड विद इन पीरियड ऑफ 6 months from the date of the arbitrator or all the as the case may receive notice in writing for their appointment. स्नेहा को अपॉइंट किया, 6 महीने के अंदर अपना क्लेम वगैरह दे दो, 6 महीने के अंदर अपना रिस्पोंडेंट का सेट ऑफ काउंटर क्लेम वो भी वगैरह दे दो, लिखित में दे दो. ठीक है. उसके बाद अगर अमेंड करना है तो वो भी दे दो. ये सब 6 months में होना चाहिए, उसके बाद नहीं. ठीक है. हियरिंग एंड रिटन प्रोसीडिंग्स. हियरिंग्स और रिटन प्रोसीडिंग्स अभी समझा, एक ओरल हियरिंग होती है, ठीक है, और एक रिटन प्लीडिंग्स होती है. ठीक है. ओरल हियरिंग क्या होती है? सुनवाई सुनते हो, वही होता है. ठीक है. धर धर अपने अपने आर्गुमेंट्स होंगे जिसमें वो इसकी बात सुनेगा, वो इसकी बात सुनेगा. ठीक है. और एक रिटन प्लीडिंग्स होती है जिसमें आप लिखित में देते हो, जैसे अपने अपने क्लेम्स और डिफेंसेस दिए, आपने अपना अग्रीमेंट रखा, इधर से स्नेहा के क्लेम्स और जितने भी उसके चाहिए थे उसको रिलीफ और रेमेडी, इधर से रिस्पोंडेंट के काउंटर क्लेम्स और सेट ऑफ, ये दोनों, और बीच में एक अग्रीमेंट, ये दोनों रखा है. उसके बाद आप ओरल हियरिंग कर लो और फिर रिटन प्लीडिंग से समझ लो कि ये लोग क्या क्या चाहते हैं. ठीक है.
पहला पॉइंट लिखा है अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टीज, ये तो हर जगह उन्होंने लिखा है, ठीक है। ट्रिब्यूनल शैल डिसाइड वेदर टू होल्ड ओरल हियरिंग्स फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस और for the oral argument whether the proceeding shall be conducted on the basis of documents or the other materials। या तो सिर्फ अपने submissions पे बिलीव करो या तो सिर्फ अपने oral hearings पे। तो ये कैसा चाहिए, कौन डिसाइड करेगा, parties। Provided that the arbitral tribunal shall hold oral hearings at an appropriate stage of the proceeding on a request by a party unless the parties have agreed that no oral hearing shall be held। अगर उन्होंने ये डिसाइड किया है तो no oral, अगर उन्होंने बोला है कि oral hearings तो oral hearings। Provided further that the arbitral tribunal shall as far as possible hold oral hearings for the presentation of evidence or oral arguments on day-to-day basis and not grant any adjournment unless sufficient cause is made out, and may impose cost including exemplary cost on the party seeking the adjournment without any sufficient cause। ठीक है। सेकेंड पॉइंट में बोल रहा है कि अब अपने आर्ग्यूमेंट्स अपने सब भी ओरल में बोलोगे, ओरल में लिखित में दोगे तो हम लिखित में कर लेंगे वो वाली प्लीडिंग्स भी। डे टू डे बेसिस पे हम सारे आर्ग्यूमेंट्स को कवर अप करेंगे और इसमें कोई एडजर्नमेंट नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल कोई सफिशिएंट कॉज है। अगर आप दोनों की वजह से मतलब स्नेहा और नुपुर की वजह से एडजर्नमेंट्स हो रहे हैं तो इसकी कॉस्ट स्नेहा लेके रहेगी। अंशिका और नुपुर अगर बोल रहे हैं कि हमें एडजर्नमेंट चाहिए तो इसकी कॉस्ट स्नेहा उनसे कंप्लीट करके रहेगी क्योंकि उसके डेज वेस्ट हो रहे हैं। ठीक है। State that the party shall give sufficient advance notice of any hearing of any meeting of the arbitral for the purpose of inspection of documents and goods or other properties। मतलब स्नेहा को जाके इंस्पेक्शंस करने प्रॉपर्टीज का, गुड्स का, डॉक्यूमेंट्स का, तो वो पहले से नोटिस दे दे कि सुनो इस दिन पे इंस्पेक्शन वगैरह होके रहेंगे। ठीक है। डिफॉल्ट ऑफ द पार्टी सेक्शन 25 बोलता है अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टीज विदाउट शोइंग सफिशिएंट कॉज द क्लेमेनेंट फेल्स टू कम्युनिकेट हिज स्टेटमेंट ऑफ क्लेम इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन द आर्बिटर शैल टर्मिनेट द प्रोसीडिंग्स। अब क्लेमेनेंट बोल ही नहीं पाया, उसको चाहिए क्या, ठीक है, तो हमने प्रोसीडिंग्स क्या कर ली, टर्मिनेट कर दी। The respondent fails to communicate his statements of defense. The arbitral tribunal shall continue the proceedings without treating that the failure is itself as an admission of allegation। मतलब बच्चों स्नेहा आर्बिट्रेटर है, उसने बोला दोनों अपने क्लेम्स लेके और रिस्पोंडेंट को बोला अपना काउंटर क्लेम लेके आओ। अगर अंशिका ने अपने क्लेम नहीं दिए जो उसको चाहिए क्योंकि उसी ने ही बोला था आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स चाहिए, अंशिका ने नहीं दिए हैं अपने अभी भी, तो हम क्या बोलेंगे, प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट हो गई हैं। ठीक है, मतलब कैंसिल कर देंगे, हम रीस्टार्ट कर सकते हैं दोबारा क्योंकि क्लेमेनेंट अपने क्लेम्स नहीं ला पाया। रिस्पोंडेंट को आपने नोटिस भेजा था कि तुम्हारे अगेंस्ट हम ये मुद्दा उठा रहे हैं, ठीक है, तो हम बोल देंगे उसको हम टाइम नहीं देंगे, हम मान लेंगे कि वो एलिगेशंस एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, फिर से समझो, अंशिका है, नुपुर है, अंशिका को प्रॉब्लम है नुपुर से, ठीक है, उसने स्नेहा को बोला आर्बिट्रल प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ये मुद्दे हैं, मुझे डिस्प्यूट्स हैं, मुझे इससे प्रॉब्लम है, मुझे अपना हिस्सा चाहिए, मुझे ये मैटर खत्म करना है। ठीक है, स्नेहा ने बोला ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग एनी ऑफ द प्रोसीडिंग्स यू शुड सेंड अ नोटिस टू नुपुर दैट वील बी स्टार्टिंग दिस आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, अब जब ये नोटिस भेजेगी तो अपने क्लेम्स और अपने रिलीफ और अपनी रेमेडी सब कुछ उसको भेजेगी। ठीक है, कि मुझे ये सब चाहिए और ये मेरे क्लेम्स हैं, और साथ ही साथ स्नेहा को भी ये सब सबमिट करना पड़ेगा। आपको ये सब कब करना है, विद इन 6 मंथ। नुपुर भी अपने सेट ऑफ अकाउंट क्लेम इसको भेजेगी स्नेहा को। अब अगर इसने ये नहीं किया, ठीक है, इसने ये नहीं किया तो हम बोल देंगे कि इसने जो एलिगेशंस लगाए थे इसने अंशिका ने नुपुर पे, वो नुपुर ने एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, मतलब कि आपको हमने टाइम दिया अपने रिस्पोंडेंट को कि भाई तुम सारी चीजें, तुम भी तुम्हारे अगेंस्ट इतनी सारी बातें हो, तुम भी अपना रिटन स्टेटमेंट दो कि मेरे को ये सब नहीं, इतने एलिगेशंस मेरे ऊपर मत लगाओ, मैं फेयर डीलिंग करता वगैरह वगैरह। तो हम बोल रहे हैं अगर तुमने ये दिए तो ठीक है, प्रोसीडिंग्स चलेंगी, अगर तुमने नहीं दिया तो हम मान लेंगे तुमने एलिगेशंस एक्सेप्ट कर लिए सारे। ठीक है, सपोज बच्चे अंशिका ने बोला प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है, नुपुर को नोटिस वगैरह भिजवा दिया, लेकिन इसने अपने क्लेम्स को डिफाइन नहीं किया, अपने रेमेडी को डिफाइन नहीं किया, अपने रिलीफ को रिटन स्टेटमेंट्स में नहीं लिख के दिया, तो हम बोल देंगे सारी प्रोसीडिंग्स टर्मिनेटेड है। ठीक है, क्योंकि मुद्दा किसने उठाया, अंशिका ने, नहीं हुआ तो कैंसिल कर दो। ठीक है, क्योंकि नुपुर को तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं ना, प्रॉब्लम इसको है जी, वही तो
तो इसलिए टर्मिनेट कर दी ना कि टाइम वेस्ट करने आए थे। अगर रिस्पोंडेंट फेल हो जाता है तो विदाउट ट्रीटिंग द फेलर इन इटसेल्फ एज एन एडमिशन ऑफ एलिगेशन बाय द क्लेमनेंट एंड शैल हैव अ डिस्क्रिशन टू ट्रीट द राइट ऑफ द रिस्पोंडेंट टू फाइल सच स्टेटमेंट्स ऑफ डिफेंस एज हैव बीन फोरफीटेड फ्रॉम। बोल देंगे नुपुर का जो ये राइट है वो हमने जब्त कर लिया, अब तुम्हें ये टाइम भी नहीं मिलेगा कि तुम अपने क्लेम्स को काउंटर क्लेम कर सको। ठीक है। A party fails to appear an oral hearing and produce the documentary evidence, the arbitral tribunal may continue the proceedings and make the arbitral report as an evidence before it। अब अगर तुमने अपने डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट नहीं किए, अभी तक तुमको टाइम दे रहे थे, खुद डिसाइड करो प्रोसीजर, एविडेंस भी खुद डिसाइड करो, सब खुद डिसाइड, टाइम पे नहीं आओगे तो तुम्हारे अगेंस्ट में या जो जो एविडेंस है उसके हिसाब से अवार्ड आ जाएगा। सेम चीज उन्होंने डब्बे में बना के दी है। क्लेमेनेंट फेल हो गया तो टर्मिनेट द प्रोसीडिंग, रिस्पोंडेंट फेल हो गया तो एलिगेशंस एक्सेप्ट कर लिया और हम मान लेंगे ये राइट जो उसके पास था कि वो भी अपना रिटन स्टेटमेंट दे, वो फोरफिट हो गया। अगर पार्टीज अपीयर नहीं हुए तो जो जो एविडेंस है उस हिसाब से हम अवार्ड दे देंगे। ठीक है, चलो एक्सपर्ट वाला कल पढ़ेंगे। बताओ, अपने कर रहे हैं मतलब अपील कर रहे हैं। हाँ, अपील कौन करेगा? पहले अवार्ड आ जाएगा उसके बाद अपील आएगी, पहले तो अपील आएगी नहीं। तो अभी अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें अपील की बात नहीं हो रही है। अब जिसने केस उठाया है, तो जैसे अंशिका ने केस उठाया है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, अगर उसने ही अपने क्लेम्स और वो सब सबमिट नहीं किए तो हम क्या बोल देंगे? टर्मिनेट होगी। अब उससे बोला एविडेंस लेके आओ, उससे बोला और डॉक्यूमेंट्स लेके और नहीं लाई, तो जो एविडेंस है उसके हिसाब से स्नेहा अवार्ड दे देगी। इतना फेवरिज्म हम उसको नहीं देंगे। हम सिर्फ बात कर रहे हैं आपके क्लेम्स रिटन स्टेटमेंट्स की। तुमने नोटिस दिया सामने वाले को, हियरिंग स्टार्ट हो रही है, उससे पहले अपने क्लेम्स वगैरह पुट ऑन करो, वो तुम नहीं करोगी तो हम कैंसिल कर देंगे। तुमने क्लेम्स वगैरह पुट ऑन किए, इसने अपने काउंटर क्लेम नहीं दिए, तो हम बोल देंगे हियरिंग चलेगी लेकिन तुमने एलिगेशन एक्सेप्ट कर लिया, अब उस हिसाब से ही प्रोसीडिंग्स चलेंगी और तुम्हारे पास अब ये दोबारा राइट भी नहीं आएगा कि तुम अपने रिटन स्टेटमेंट दो। अब इतना फ्लेक्सिबल है आर्बिट्रेशन, अगर सफिशिएंट कॉज मिल भी गया तो इसको शायद टाइम दे देंगे कि भाई तुम भी अपना दे दो, लेकिन वो 6 मंथ्स के अंदर होना चाहिए सब। ठीक है, रिटन प्रोसीडिंग्स, ये अभी हम आगे एक फास्ट ट्रैक प्रोसीजर पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक ओरल हियरिंग्स हो रहे हैं। ठीक है, एक फास्ट ट्रैक प्रोसीजर आता है क्योंकि हमने बोल दिया कि आपके ये जो प्रोसीजर्स है आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, वो कितने महीने में खत्म हो जाने चाहिए? 12 मंथ्स में। ठीक है, हम बोल रहे हैं 12 मंथ्स में खत्म हो जाना चाहिए। अब आपको इसको 12 मंथ से भी जल्दी खत्म कराना है, तो आप बोलोगे हमको फास्ट ट्रैक प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। पढ़ा है कभी सिक्योरिटीज लॉ में फास्ट ट्रैक प्रोसीजर इशू के लिए पढ़ा होगा। इसमें क्या, उसमें भी यही होता है, ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन कम कर देते हैं, उसमें भी हम अपने प्रोसीजर्स को छोटा कर देते हैं और हम बोलते हैं हम ओरल हियरिंग करेंगे ही नहीं, उसमें सिर्फ जो जो हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं उसके हिसाब से हम अवार्ड दे देंगे। तो वो जल्दी हो जाएगा कि आप लिखित में दो सब। अब जैसे स्नेहा बोल रही कैसे होती है, जैसे कि मेरे को तुमसे कोई प्रॉपर्टी लेनी है, अपने बीच में डिस्प्यूट है, तुम उसका अमाउंट मैंने तुम्हें पे कर दिया पर तुमने मुझे प्रॉपर्टी का पोजेशन अभी तक नहीं दिया, अब मुझे ये प्रेजेंट करना है आर्बिटर और हमको चाहिए फास्ट ट्रैक। ठीक है, तो मैं रिटन में एप्लीकेशन पूरे लीगल फॉर्मेट में बनाऊंगी कि ये प्रॉपर्टी थी, ये हमारा डॉक्यूमेंट था जिसमें हमने अग्रीमेंट किया, ये रजिस्ट्रीज हैं, ये मेरा अमाउंट पेमेंट की कॉपी है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स ऑन पेपर होने चाहिए। ठीक है, मेरे पास ये ईमेल्स के स्क्रीनशॉट्स हैं, वो मैंने पूरी पीडीएफ लगाई। तुम अपने साइड से काउंटर क्लेम लगोगी, इसने मुझे कोई पेमेंट नहीं दी है, कोई रजिस्ट्री नहीं हुई है, कोई ऐसा एविडेंस ही नहीं है ना तुम्हारे पास। तो फिर वो रिटन स्टेटमेंट्स को देखते हुए रिटन प्लीडिंग्स होंगी, बस वो चेक करेगा अग्रीमेंट ये था, डॉक्यूमेंट्स ये हैं, एविडेंसेस ये हैं और उसके बाद अवार्ड आ जाएगा। ठीक है।